एक बार एक अमेरिकन बैंकर ने उस समय के जर्मनी के केंद्रीय बैंक के प्रमुख जेलमार शेक्ट से ये कहा कि डॉक्टर शेक्ट, आपको अमेरिका आना चाहिए। हमारे पास बहुत पैसा है और ये ही असली बैंकिंग है। शेक्ट ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आपको बर्लिन जर्मनी आना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है और इसे ही असली बैंकिंग कहते हैं। 15 जून 1949 15 जून 1949 को एक कानून जारी किया गया जिसके अनुसार बैंक के निर्देशन और प्रबंध का काम सीधा जर्मनी के शासक की निगरानी में और निर्देशकों के हिसाब से किया जाएगा। इस कानून ने सही मायने में बैंक पर सरकार का स्वामित्व और मजबूत कर दिया। हिटलर स्वयं कहता है, अगर ज़रूरत कभी लोगों की आंखें खोल दे, जैसे कि जर्मनी के लोगों की खोल दी है, तो वे देखेंगे कि इसी ज़रूरत की मजबूरी ने हमें सबसे पहले अपनी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी का पूरा उपयोग करना सिखा दिया है, जो कि है किसी भी राष्ट्र के कार्य श्रम की पूंजी। सोने और विदेशी मुद्रा के भंडार के सभी विचार सुनियोजित राष्ट्रीय संसाधनों और उद्योग के सामने बौने साबित होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी पर कई सारी आर्थिक बंदिशें लगा दी गई थी, लेकिन जर्मनी ने अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी फिर से शुरू कर दिया। हिटलर ने दूसरे देशों के साथ वस्तु विनिमय करना शुरू कर दिया, या फिर जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। सामान के बदले सामान लेने से यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी कर्ज और बिना किसी व्यापार घाटे के चला। 2 सालों में ही बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो गई और देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब उनके पास एक मजबूत और टिकाऊ मुद्रा थी और महंगाई भी नहीं बढ़ी। जब पूरी दुनिया मंदी झेल रही थी, उस समय युद्ध में बर्बाद हुआ जर्मनी विश्व महाशक्ति बनने जा रहा था। बैंकरों ने बैंकों के एकाएक दिवालिये होने की भविष्यवाणी की, पर गलत साबित हुए। बिना टैक्स बढ़ाए राज्य की आय बहुत अधिक बढ़ गई। जर्मनी समृद्ध हो गया। इस बारे में स्टीफन जार्लेगा बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए जर्मनी को विदेश से सोना उधार लेना पड़ता, और क्योंकि सोने का मूल्य बैंकर्स तय कर रहे थे, इसीलिए सोना उधार लेने का मतलब ये था कि बैंकर्स के चंगुल में फिर से फंसना, जिसके समाधान के रूप में हिटलर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तु विनिमय शुरू कर दिया था। हिटलर के इस कदम का मतलब यह था कि अब बैंकर्स जर्मनी पर किसी भी तरह का शासन नहीं कर पाते। इसलिए फिर बाद में जर्मनी को काबू में लाने के लिए उसे युद्ध में उतार दिया गया। हिटलर के बारे में शेल्डन एमरी अपनी किताब बिलियंस फॉर द बैंकर्स, डेब्ट्स फॉर द पीपल में लिखते हैं, जर्मनी ने बिना सोने के और बिना किसी ऋण के 1950 के लिए अपनी पूरी सरकार को और युद्ध ऑपरेशन का खर्चा उठाया। यूरोप से जर्मन शक्ति को नष्ट करने के आरोप को वापस बैंकरों की एड़ी के नीचे लाने के लिए दोनों पूंजीवादी और साम्यवादी ताकतों को एक होना पड़ा। परंतु यह इतिहास किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं पढ़ाया जाता। द्वितीय विश्व युद्ध। क्योंकि हिटलर ने अपना ब्याज मुक्त पैसा जारी किया, इसलिए जर्मनी दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक बन गया। अगर कुछ और साल हिटलर को रोका नहीं जाता तो फिर वह किसी के रोके नहीं रुकता। बैंकर्स को चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने हिटलर को युद्ध में उतारने की योजना बनाई। 31 मार्च 1949 को ब्रिटेन द्वारा पोलैंड देश को उसकी संप्रभुता की गारंटी के लिए एक प्रस्ताव दिया गया, ताकि वो अगले 5 महीनों के दौरान पोलैंड की सरकार ने पोलैंड में रहने वाले 15 लाख जर्मन कौम के लोगों पर अत्याचार और हमलों को दिन प्रतिदिन तेज करना शुरू कर दिया। इन हमलों में 58,000 से अधिक जर्मन लोग मारे गए। शुरुआत में तो हिटलर ने यह सब नज़रअंदाज किया, क्योंकि हिटलर युद्ध नहीं चाहता था,
परंतु जब हद हो गई तो हिटलर को पोलैंड में रह रहे जर्मन लोगों की रक्षा के लिए 1 सितंबर 1949 को सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले 30 अगस्त 1949 को हिटलर ने एक बार फिर से पोलैंड की सरकार से शांति की पेशकश की। हिटलर द्वारा 4 मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे। 1. वेर्सेल्स की संधि द्वारा निर्धारित मौजूद 1919 सीमाओं को बनाए रखना। 2. जर्मनी को डेंजिंग शहर सौंपना, जिसकी 3,70,000 की आबादी में 97% जर्मन थे। 3. जर्मनी के 2 हिस्से पश्चिम और पूर्वी प्रशिया को जोड़ने वाले 60 मील लंबे एक्सप्रेसवे और रेल पटरी का निर्माण होने देना, क्योंकि इनके बीच में पोलैंड पड़ता था। 4. जर्मनी में रह रहे पोलैंड के लोगों का और पोलैंड में रह रहे जर्मन लोगों का आदान प्रदान। अंतर्राष्ट्रीय बैंकर्स के आदेश पर ब्रिटिश विदेश सचिव एडवर्ड वुड हेलिफैक्स ने पोलैंड की सरकार को हिटलर से कोई भी बातचीत न करने की सलाह दी। अब आप समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे और क्यों शुरू हुआ। यहाँ तक कि 1949 के बाद भी जर्मनी ने बिना किसी शर्त के शांति के लिए कम से कम 28 प्रयास किए, लेकिन उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। इस बारे में बेडफोर्ड के राजकुमार हस्टिंग्स रसल ने बयान दिया। पूंजीपति अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के लिए और अपनी ताकत को और अधिक केंद्रित करने के लिए युद्ध चाहते हैं। हिटलर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार्टर व्यापार करने लगा, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर यह घोषित कर दिया कि किसी भी देश का असली धन उसके संसाधन और वस्तुएं बनाने की क्षमता है, ना कि जब लोग और माल दोनों हो। पर पैसों के अभाव के कारण राष्ट्रहित के काम अधूरे रह जाए। यह ब्रिटेन और अमेरिका के पूंजीपतियों की नज़र में अधर्म था। अगर उसे फैलने दिया जाता तो वह उनकी जड़ें उखाड़ देता। इटली की कहानी। 28 अक्टूबर 1922 को बेनिटो मुसोलिनी इटली की सत्ता में आया। 1926 में पहली बार मुसोलिनी ने इटली की बैंकिंग व्यवस्था में हस्तक्षेप शुरू किया और बैंकों द्वारा पैसे बढ़ाने, उनके द्वारा रिजर्व रखे गए सोने के प्रबंधन को लेकर एक आदेश पारित किया। 1927 में इटली ने इमरजेंसी के तहत जेपी मॉर्गन से $10 करोड़ का कर्ज लिया, परंतु उसके बाद मुसोलिनी ने किसी भी प्रकार के विदेशी कर्ज को लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह इटली को विदेशी बैंकों की आर्थिक गुलामी से मुक्त रखना चाहता था। 1931 में सरकार ने एक संस्थान इस्टीट्यूटो मोबिलिएरे इटालियनो इंस्टीट्यूट ऑफ इटालियन सिक्योरिटीज के द्वारा इटली के सभी बैंकों की निगरानी शुरू कर दी और 1936 में बैंकिंग सुधार अधिनियम के माध्यम से सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसी के बाद इटली के केंद्रीय बैंक बैंका डी इटालिया ने भी हवा में पैसे बनाकर सरकार को देने शुरू कर दिए। इटली ने भी वही करना शुरू कर दिया जो जर्मन ने किया और ये करके मुसोलिनी बैंकर्स का दुश्मन बन गया। जापान की कहानी। 1968 की जापानी मेइजी क्रांति में सामंती शासकों को हटाकर एक केंद्रीय सरकार का निर्माण हुआ।